हाँ जी, पार्टनरशिप कर रहे थे हम। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स of the business carried on by all or any of them acting on a behalf of all. It means क्या है? पार्टनरशिप जो है एक एक्सटेंड फर्म है जहां टू और मोर पर्सन्स एग्री करेंगे टू ज्वाइन सम लॉफुल बिजनेस। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग जो बिजनेस होगा उसे करेंगे। एंड कैरिड ऑल बाय ऑल मीन्स सब मिलके भी करेंगे, प्लस आप कह सकते हो एक भी कर सकता है सबके बिहाफ पे। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। पार्टनरशिप जो है it is formed under the act of Indian Partnership Act 1932। मीन्स इसको जो लीगल एग्जिस्टेंस दी गई, जो टर्म्स एंड कंडीशंस किए गए, वो सारे 1932 में किए गए और इजी टू फॉर्म है ये। ठीक है, यहाँ आप नोट कर सकते हैं जो भी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो होगा तो प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, पर अगर वही काम हम चैरिटेबल करेंगे पर्पस के लिए, मीन्स टू पर्संस है, उन्होंने डोनेशन का काम शुरू किया है, तो आप उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होना चाहिए और इट इज इजी टू फॉर्म है। सेकेंड आ जाएगा लाइबिलिटी। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है कि कल को अगर उनके लॉसेस हो जाते हैं तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे आपको जो डेब्ट्स है उसे पे करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि सारे पार्टनर्स को मिलके करना पड़ता है, ज्वाइंटली सारे डेब्ट्स को पे करना पड़ता है, और कई बार अलग अलग इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे दी डेब्ट्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड आ जाएगा रिस्क बेयरिंग। जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस वर्क करते हैं एज अ टीम, तो जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो उनको रेशियो में डिवाइड होगा। अगर इन केस लॉस हो जाता है और अगर प्रॉफिट भी हो जाता है, मींस रिस्क यहाँ बात कर रहे हैं तो लॉसेस की बात कर रहे हैं कि अगर कल को लॉस होता है तो सबको बराबर में, बराबर नहीं कहेंगे, जिस रेशियो में उन्होंने स्टार्ट किया था, हो सकता है ए बी सी है, ए बी सी ने 3:2:1 में प्रॉफिट्स को किया, मींस अगर उनको 60,000 का प्रॉफिट होगा तो ए ले जाएगा 30,000, बी ले जाएगा 20,000 और सी ले जाएगा 10,000। और ऐसे ही अगर लॉस होगा तो सबसे ज्यादा कौन लेगा? ए को भरना पड़ेगा 30,000, बी को 20,000 और सी को 10,000। तो ध्यान रखना है, प्रॉफिट्स और लॉसेस की रेशियो गिवन होगी, उसी के बेसिस पे ये अपना जो लॉस है उसको बियर करेंगे। फोर्थ आ जाता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है तो ऑब्वियस है डिसीजन मेकिंग भी सबका होगा और डे टू डे एक्टिविटीज में भी कंट्रोल होगा, पर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, कि जो भी डिसीजन लिएंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे लिए जाएंगे और कोई एक भी ले सकता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कहने को पार्टनरशिप है, कई बार एक दूसरे को आपने इतनी परमिशन दी होती है कि ये ले लेगा डिसीजन, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आ गया फिफ्थ पॉइंट, कंटिन्यूटी की बात करें। पार्टनरशिप में जो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, क्योंकि डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, रिटायरमेंट कोई ले ले तो बिजनेस बंद हो जाता है। पर अगर वो चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं
पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है अगर कुछ भी ऐसा केस हो जाता है। अगर एक की भी डेथ हो जाए तो जो पार्टनरशिप है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ पर्सन या मेंबरशिप की बात करें। मेंबरशिप की बात करेंगे तो हम इसमें कह सकते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अब 200 है, कई जगह 20 है, तो अभी प्रॉपर ये हो नहीं रहा, हर बार फिक्स नहीं होता। बस आपने इतना याद रखना है मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ बैंकिंग है तो 10 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट मैंने कल भी बड़ी बार डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप हम देखें जो बिजनेस है वो म्यूचुअल एजेंसी पे चलता है, मींस एज अ एजेंट और प्रिंसिपल वर्क होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि जो पार्टनर्स हमने बार बार कहा है कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ ऑल, मींस अगर एक पर्सन को आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो वो एज अ एजेंट काम करता है और सबके लिए बिहाफ पे वो ही काम करता है। और अगर सर्व करते हो तो सब करो, ठीक है ना। पर अगर एक करता है तो उसको सारों ने मानना है फिर, क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही उसको कहा था कि वो करेगा। तो कहीं ना कहीं हम म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, जो सब पार्टनर्स मिलके करते हैं। क्लियर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड क्लोजर, मींस पार्टनरशिप जो है वो इजी टू फॉर्म है, आपने एक एग्रीमेंट बनाना होता है और इजीली आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जब अगर बंद करना है तो वो भी सेम है, उसके लिए कोई इतनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन वैसे ये इजी टू फॉर्म और इजी टू क्लोज है। फिर आ जाता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पार्टनरशिप में अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो बर्डन है वो सबके ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, एरर्स कम होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब वर्कलोड कम होता है तो आप डिसीजंस भी अच्छे और बैलेंस्ड वे में लेते हो। मोर फंड्स, ऑब्वियस है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट हिंदू फैमिली से देखें तो पार्टनरशिप में तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। तो ऑब्वियस है हर पार्टनर पैसा लगाएगा, फंड्स लाएगा। तो जब सब फंड्स लाएंगे तो लार्जर नंबर ऑफ फंड्स हो जाएंगे, तो काम करने को आसानी हो जाएगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर्स। फिर फोर्थ आ जाएगा शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब पार्टनरशिप तो सब मिलके करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो भी लॉसेस होंगे वो भी सब मिलके लेंगे। तो जो भी बर्डन है, स्ट्रेस है, ठीक है, वो सब में डिवाइड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ये फायदा है कि जो भी लॉसेस है वो सब में डिवाइड हो जाते हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर तो उसे सारा बर्डन खुद लेना पड़ता है। फिर आ जाएगा सीक्रेसी। पार्टनरशिप में बात करें तो हम सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्यों? क्योंकि इनको अपने रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाने पड़ते, इनकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है ना। इनका काम करने का तरीका, इनके कभी भी सीक्रेट्स लीक आउट नहीं होते। तो यही इनका कारण है कि ये ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्रेट मेंटेन रहते हैं इनके, बाहर वालों को ये अपनी बातचीत नहीं बताते, ना ही पब्लिक को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो सीक्रेट्स है वो मेंटेन रहते हैं। क्लियर मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट लगे आप रिपीट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी।
अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में ज्यादातर लायबिलिटीज जो होती है पार्टनर्स की, क्योंकि वो जॉइंटली होती है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मींस हर पार्टनर को अगर कल को डेब्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उन फंड्स को कंप्लीट करना होता है। मींस हर पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है ताकि जो डेब्ट्स है, जो हमारे लॉसेस है, वो क्लियर हो सके। तो लायबिलिटी हमेशा इनकी अनलिमिटेड ही रहती है। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने कह तो दिया कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और लार्ज फंड्स मिल जाता है, पर अगर आप देखें इतने सारे पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर को प्रॉफिट भी चाहिए, सारे खर्चे भी चाहिए, तो कई बार ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पाते, लार्ज स्केल पे बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाते। इनको हमेशा फंड्स की प्रॉब्लम ही रहती है। कहने को पार्टनरशिप है, लेकिन जब इतने सारे लोग होते हैं तो इनके उस खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होता है, पर रिसोर्सेज इनको लिमिटेड ही हो जाते हैं। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियस है, अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जब आप रन करते हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग सबकी है, तो कहीं ना कहीं डिसीजंस जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके ओपिनियंस नहीं मिलते, तो एक आधे को डिसीजन एक दूसरे पे बाइंड करना पड़ता है, और कई बार रॉन्ग डिसीजन कोई किसी पे बाइंड कर देता है तो उससे आपस में कंफ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, और इससे तो कई बार पार्टनरशिप भी टर्मिनेट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों से पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। ऑब्वियस है, जहाँ अकेला होगा उसको तो लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है, जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो होगी, और ऊपर से ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी नहीं है कि चलो मेरे साथ झगड़ा रहता है मैं बदल के किसी और को दे दूं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही रहते हैं। फिर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो यह कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है। पार्टनरशिप हमेशा अनस्टेबल और अनसर्टेन रहती है, क्योंकि कभी भी डेथ, रिटायरमेंट हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, तो इसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं रहती। और कई बार तो पार्टनर्स किसी एग्रीमेंट में होते हैं, वो भी उनको खत्म करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि ये कंटिन्यूटी में रहे तो उनको फ्रेश एग्रीमेंट तैयार करवाना पड़ता है, फिर से उनको एक पार्टनरशिप में एग्री होना पड़ता है, और फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पार्टनरशिप है वो इतनी लीगली हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है। ज्यादातर माना जाता है कि ये लोग फ्रॉड करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिश नहीं करते, पब्लिक को नहीं बताते, और ये डिफिकल्ट हो जाता है एक पब्लिक के लिए कि वो कैसे है, तो इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, कॉन्फिडेंस कम होता है पब्लिक को। तो कहीं न कहीं ये भी रीजन है, ये ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाते, क्योंकि जो पब्लिक है उनको इन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये आगे इसकी लिमिटेशंस। एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम लास्ट वाला बताना जो आपने बताया अभी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो ये लीगली नहीं होती, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होती तो लीगल नहीं होती, और जब लीगल नहीं होती तो इनके अकाउंट्स नहीं पब्लिश होते। जब अकाउंट्स नहीं पब्लिश होते तो पब्लिक को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, आप अगर कोई कंपनीज उठा के देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका पूरे अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो, तो लगता है कि हाँ ये लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन 2% या 4% पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है उनका, कुछ पता नहीं है अकाउंट्स मेंटेन करते भी हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये भी एक इनका रीजन है डाउनफॉल का, इसीलिए इतनी पार्टनरशिप चलती नहीं है। जो अच्छी पार्टनरशिप्स होती है, आपने ऐसी भी है चलती है, वो लीगल होती है, वो रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप। पर हमारे इंडिया में कब भी होती है ऐसी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप।
क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर 1 मार्क 2 मार्क्स में ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पूरा दिया होगा, आपने पहचानना होता है कि ये कौन सा पार्टनर है, या डायरेक्टली भी आ जाता है व्हाट इज एक्टिव पार्टनर, व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर। ये भी है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव मीन्स जो हर चीज में एक्टिव है, जो अपने हर वर्क में एक्टिव है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, जो हर चीज मैनेज भी करता है, जो प्रॉफिट्स और लॉसेस में शेयर भी लेता है, प्लस जिसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। मींस वो हर काम करता है, पैसा भी लगाता है, सारे काम भी करता है, सेल परचेज मार्केटिंग, जब प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं उसमें भी शेयर करता है, और अगर लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है तो वो अपने पर्सनल डेप्ट से भी पे करता है। तो उसे जो पार्टनर एक्टिवली पार्ट लेता है उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। सेकंड आ जाता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। नाम ही स्लीपिंग है। स्लीपिंग मतलब ये सोता रहता है, ये डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता, तो इसे ये स्लीपिंग पार्टनर का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके और बहुत सारे बिजनेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार अपना पैसा लगा लेते हैं, ठीक है, पर वो कहते हैं हम काम नहीं करवाएंगे क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने पैसा लगा दिया। तो जो ऐसे पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस में शेयर भी लेने आ जाते हैं, लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड होती है इनकी, अगर कल को लॉसेस हो जाए, पर ये डे टू डे एक्टिविटीज में वर्क नहीं करवाते। तो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। क्लियर? मतलब एक्टिव में हर चीज एक्टिव है, स्लीपिंग में सिर्फ डे टू डे वर्क नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर की बात करें तो नाम ही इसका सीक्रेट है, जो दूसरों के लिए अननोन है, ठीक है ना, जिसको कोई जानता नहीं है, वो आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर्स के। जो सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी हर काम में हेल्प करते हैं लेकिन सीक्रेटली करते हैं, ये भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर लेते हैं, इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सिर्फ याद ये रखना है कि ये सीक्रेट होते हैं, ये दूसरों को नहीं बताने होते, पब्लिक के लिए नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अपना नाम नहीं बताना चाहते लेकिन सारे काम करते हैं अंदर ही अंदर, वो पार्टनर्स होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। फिर आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर की अगर हम बात करें, नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो रियल पार्टनर्स नहीं होते एक फर्म के, ठीक है ना ही ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही ये काम करते हैं, ना ही ये लायबिलिटी में हिस्सा लेते हैं, ना ही ये शेयर में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी घुसे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेम यूज कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? कई बार आप किसी का नेम लेके पार्टनरशिप शुरू करते हो, तो ऐसे पार्टनर्स जो होते हैं हम नॉमिनल पार्टनर कह सकते हैं। ना तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको देखो पूरा टेबल बना हुआ है, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, ना ही ये प्रॉफिट और शेयरिंग में पार्ट लेते हैं, पर हाँ ये लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि हम इनका नाम यूज कर रहे हैं। नाम यूज करने से क्या होता है, अगर कल को ये अच्छा प्रॉफिट्स कमाएंगे तो भी इनका नाम होगा, इनका नाम लेके कर रहे हैं, पर कल को लॉसेस हो गए इनके नाम की वजह से तो ये लायबिलिटी में हिस्सा लेंगे। फिर आ जाते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है कि द पर्सन, ध्यान से इसको सुनना है, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म बट बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मींस एक्स और वाई है, ठीक है, जेड उनका फ्रेंड है, एक्स और वाई को डीलिंग करने गए किसी के पास, तो जेड कहता है मुझे भी ले चलो, तो उन्होंने कहा तू भी चल ले, तो जेड वहां पर एक्स और वाई कम बोल रहे और जेड सबसे ज्यादा बोल रहा डीलिंग करते वक्त। तो जो दूसरा पर्सन होगा जिसके साथ डीलिंग हो रही है वो तो यही सोचेगा ना कि ये बड़ा एक्टिव पार्ट ले रहा है, वो क्या सोचेगा कि यही लगता है पार्टनर, ये भी पार्टनर ही है वहां, और हो सकता है उसके बेसिस पे वो कर भी ले डीलिंग।
तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर्स बाय एस्टॉपल कहते हैं, मींस जिनके वर्ड्स और कंडक्ट से ऐसे लगे कि वो भी पार्टनर है, उन्हें पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। तो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होते हैं ना तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो पार्टनर तो थे ही नहीं, लाइव वो पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे तो लाइव वो प्रॉफिट और शेयर लेते हैं, पर क्योंकि उनके बोलने के तरीके से ऐसा लगता है दूसरे वालों को कि ये भी पार्टनर है, तो इसलिए इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो उसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, मींस उनके जो वर्ड्स है, उनके जो कंडक्ट है, बोलने का तरीका और काम करने का तरीका ऐसा लगता है दूसरों को कि जैसे ये भी पार्टनर्स ही हो, तो उन्हें बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसी में आ जाता है कई बार पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो अपने आप को पार्टनर कहलाना नहीं समझते, पर उनके वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करते, मींस एक्स और वाई जेड है, एक्स और वाई पार्टनर है पर जेड है नहीं, तीसरे को लगा कि ये पार्टनर है तो वो बोल भी नहीं रहा कि हाँ मैं पार्टनर नहीं हूँ। मींस लोन के लिए अप्लाई करने गए तो उसने अपने बिहाफ पे उसको लोन ले दिया, तो कल को जिसने लोन दिया है वो तो यही कहेगा ना आपने दिलवाया था। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो पार्टनर ही था, आपने क्यों लोन दिया, फिर आपने पार्ट क्यों लिया एक्टिवली, ठीक है ना। तो कई बार आप ना कहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हो कि आप लगते हो कि आप भी पार्टनर हो, उसे कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ना तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ये कोई चीज में मैनेजमेंट में पार्ट करते हैं, ना ये प्रॉफिट एंड शेयरिंग लेते हैं, पर उनकी वजह से अगर कुछ ऐसा लॉस हो जाता है तो वो लायबिलिटी बियर करते ही करते हैं। इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक्स और वाई है, वो लोन लेने गए, ठीक है, जेड को साथ ले गए। एक्स और वाई ने जान के कहा जेड भी हमारा पार्टनर है, उसने कहा अच्छा ये तो मैं बड़ी अच्छी तरह इनको जानता हूँ, मैं इनके बेसिस पे आपको लोन दे देता हूँ। तो जेड उस समय बोले ना कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं या मेरा नाम ले रही है। तो जब वो बोल नहीं रहा यानी कि उसके बिहेवियर से लग रहा है उसको फर्क नहीं पड़ा, तो कल को अगर लॉस हो जाता है और वो लोन नहीं देते तो जेड भी देगा पैसे, क्यों, क्योंकि उसने वहां ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने वहां मना नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसे पार्टनर्स को आप पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कहते हो। क्लियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारा लर्न नहीं करना तो आप ये टेबल भी लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको किसी के बारे में पूछा जाए, मान लो फॉर एग्जांपल सीक्रेट पार्टनर के बारे में, तो आप ये सारी लाइंस अपने आप बना के लिख सकते हैं, आपका पूरा तैयार हो गया सीक्रेट पार्टनर का। तो आप इस टेबल को लर्न कर लो, आपका सारा लर्न हो जाएगा, और एग्जांपल्स देख के आप इसको और भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, एनी डाउट? नो मैम। जो जो टॉपिक आपका हुए जा रहा है आप उसको अच्छी तरह लर्न करते रहे, ठीक है। रोज का जितना टॉपिक होता है अगर आप उतना भी कर ले तो आपकी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। फिर आ जाता है माइनर एज अ पार्टनर। आप बॉक्स में देख रहे हैं एक टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। अभी हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जब कोई बच्चा बर्थ लेता है तो वो पार्टनर बन जाता है, मतलब उस शॉप में उसका हिस्सा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही अगर पार्टनरशिप पे हम बात करें, क्या किसी माइनर को, मतलब जो 18 ईयर्स से कम है, उसको पार्टनर बना सकते हैं? तो हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि एक एक्स वाई जेड है और जेड की किसी रीजन से डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो कहते हैं पार्टनरशिप बंद नहीं करते, जो तुम्हारा बेटा है, हो सकता है वो अभी 15 या 16 इयर्स का, हम इसको पार्टनर बना लेते हैं। वो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ वो उसका नाम लिखा रहेगा एज अ पार्टनर, पर जैसे वो 18 इयर्स का होगा तो वो सारी चीजों का उठा लेगा। देखा होगा आपने 14-15 इयर्स के बच्चे होते हैं आजकल, वो भी मतलब काम कर लेते हैं सारा, पर वो लीगली नहीं माना जाएगा। तो जैसे ही वो मेजोरिटी की एज में आएगा तो वो उस टाइम पीरियड से वो पार्टनर वो भी बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम अगर बात करें तो हम मानते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में तो
माइनर को एक जगह मिलती है, एक पार्टनर, एक को-पेंसरी में हिस्सा मिलता है, लेकिन एज अ पार्टनरशिप एक माइनर को आप कह सकते हो जगह नहीं मिलती। तो पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 वो अलाउ नहीं करता किसी भी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा लेने को, ठीक है। ना ही वो एडमिट वैसे कर सकते हैं। जो माइनर पार्टनर्स होते हैं वो ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही वो किसी डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, ठीक है, ना ही वो बाहर आउटसाइडर्स को लायबल होते हैं। तो इसलिए अगर आप उनको बना रहे हो सकता है वो काम अच्छा करते हो, पर उनके बेसिस पे अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो खुद लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। लाई वो शेयर लेगा, लाई प्रॉफिट लेगा, पर जब वो एज ऑफ मेजोरिटी कंप्लीट कर लेगा, 18 इयर्स का हो जाएगा, तो वो एक नोटिस दे सकता है पब्लिक में कि अब वो पार्टनर पूरी तरह बन सकता है, ठीक है। और अगर वो नोटिस नहीं दिया जाता तो तब तक वो पार्टनर नहीं बनेगा, पर नोटिस देने के बाद वो एक एक्टिव पार्टनर बन सकता है, और वहीं से उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस में, और आप कह सकते हो वो डे टू डे एक्टिविटीज में लीगली पार्ट लेगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। मैम नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। वेरी वेरी इजी है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप जो है हमारी टू टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो पार्टनरशिप जो है वो एट विल है। 20 कि ये जो टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती है ये कंटिन्यू होती है, लेकिन जब पार्टनर्स को लगता है कि अब खत्म करनी है तो अकॉर्डिंग टू देयर विल आप इसको फिनिश कर सकते हो, 20 इसको विड्रॉ कर सकते हो। उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन से बात कर रहे हैं कि कोई टाइम पीरियड नहीं है। 10 ईयर्स हो गए अगर हमें काम करते हुए तो हम कह सकते हैं कि अब इसको खत्म करते हैं तो खत्म कर सकते हो। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की जाती है, मींस कोई पर्टिकुलर इसके पीछे मकसद होता है उनका, और जब वो पर्पस खत्म हो जाता है, उनका मकसद खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। मींस जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग पार्टनरशिप में आप आते हो, तो उससे क्या होता है जब वो बिल्डिंग प्रिपेयर हो जाती है, बन जाती है, तो वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो वो होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मींस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब हो सकता है 1 ईयर हो या 2 ईयर हो। सेकंड आ जाती है पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात करें तो हमने कई बार बात लिया अनलिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड, ये हमने कई बार नाम लिया। तो पार्टनरशिप की जो बेसिस है वो 2 बेसिस पे है। जनरल पार्टनरशिप जिसे हम अनलिमिटेड बोलते हैं, और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। मोस्टली जो पार्टनरशिप होती है वहां लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है वो अनलिमिटेड ही होती है। मींस कि अगर कल को लॉस होता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाती है। और यहाँ पर जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहां रजिस्ट्रेशन हमेशा ऑप्शनल रहता है, और इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो भी ऑप्शनल ही होती है, क्योंकि कभी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, सब खत्म हो जाता है, तो जितना लॉसेस होते हैं आपस में कवर अप कर लेते हैं। पर जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वहां पर एक आधा पार्टनर ऐसा होता है जहां उसकी अनलिमिटेड, लिमिटेड मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे हमने पहले भी किया। 20 अगर मैंने 1 लाख लगाया तो मैं 1 लाख के लिए जिम्मेवार हूँ, पर अगर सारे ऐसे करेंगे और कल को लॉस हो जाए तो वो कौन भरेगा? तो इसलिए लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई ना कोई एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जिनकी जितनी लिमिटेड है वो उतना पे करेंगे, और जो बाकी रह जाएगा लॉस
वो सारा कौन पे करेगा? जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अब आप सोचोगे कि एक अकेला क्यों ऐसा करेगा, जब सब अनलिमिटेड लिमिटेड में है तो वो क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है उसको अलग से उसके लिए सैलरी मिलती हो सकता है उसको अलग से प्रॉफिट्स मिलते हो। तो ऐसी पार्टनरशिप भी होती है। मान लो 20 पार्टनर्स है जिसमें से 19 ने कहा हम नहीं एक्स्ट्रा भरेंगे, पर एक ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा वो मैं देखूंगा। तो वो करने के पीछे हो सकता है उसका कोई रीजन हो सकता है उसने पैसा कम लगाया, हो सकता है वो हर महीने सैलरी लेता हो सकता है वो कमीशन लेता हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होगा, तभी ऐसी पार्टनरशिप चलती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लिमिटेड रहती है। पर आजकल ऐसी टाइप की पार्टनरशिप इंडिया में नहीं होती, ठीक है ना, कम भी होती है, पहले होती थी लेकिन आजकल अनलिमिटेड ही चलती है। क्लियर आज का टॉपिक? नेक्स्ट इसी में लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस की जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं। और डीड क्या होगी? एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। जैसे मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है। अब इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ऑरल। ऑरल मीन्स कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। मींस हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम तीनों फ्रेंड्स ने कहा चलो पार्टनरशिप में कुछ काम खोलते हैं, ठीक है। फिर हमें ये भी ख्याल आया कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कल को, तो हम अपनी पार्टनरशिप डीड को साइन भी करवा सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में भी करवा सकते हैं। जो रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप होती है उस रिटर्न फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है, ठीक है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि हम इन सबको फॉलो करेंगे। और वो सारी चीजें फिल करके आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी होती है। उस डीड में क्या क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द फर्म होता है, बिजनेस क्या है, लोकेशन क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन का है ये बिजनेस, कितने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है सबने, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस हम लेंगे, क्या क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होगी हमारी आपस में, कितनी कितनी सैलरीज मिलेगी, अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है या कोई रिटायर होना चाहता है तो क्या होगा, अगर हमने जो कैपिटल्स लगाई है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें होगी। और कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा गिवन होता है। तो मोस्टली हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड हमारी रिटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, लड़ाइयां हो भी जाती है, तो जैसा डीड में लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर आपने डीड रिटर्न ली नहीं है, ऑरल ली है, तो कल को लड़ाई हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उससे तो अच्छा आप डीड साइन कर लो। पर मोस्टली जो पार्टनर्स है वो डीड साइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे ऑफिशियल और लीगल काम हो जाता है, इससे आपको अकाउंट्स भी पब्लिश करने पड़ते हैं, आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम कर रहे हो, तो आप किसी के अगेंस्ट अगर आपने कंप्लेंट कर लिया, मान लो किसी थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दे दिया बिजनेस में, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी आप लीगल नहीं हो। किसी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर ली है तो आप वो भी नहीं कर सकता। इसके अलावा कई बार पार्टनर्स एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, और आपने एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट लिख ली हो तो वो भी नहीं आप कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप डीड मोस्टली रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार में, वहां नेम, लोकेशन और सब कुछ आपको बताना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ी बहुत फीस लगती है, वो फीस पे करनी पड़ती है। और अगर नहीं करोगे तो आपको पता ही है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आप कोई फाइल नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट केस, आप एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी दिक्कत आपको आती है। इसीलिए हमेशा पार्टनरशिप डीड जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पर हमारे इंडिया में मोस्टली जितनी भी पार्टनरशिप चलती है वो विदाउट एनी डीड होती है। तो वहां कोई भी साइन नहीं होते, कुछ नहीं होता, आपस में ही वो सिर्फ बात कर लेते हैं।